नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका K1 स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज हम लाए हैं उत्तराखंड की जलवायु व नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चंस, जिनकी चर्चा इस वीडियो में आज हम करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इसी प्रकार के वीडियो जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो आने वाले यूके एसएससी और यूके पीएससी के ग्रुप सी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम लाएं, तो प्लीज़ वीडियो को देखकर लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। और दोस्तों, आपके एक लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन हमको भी मिल जाता है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज हम उत्तराखंड की जलवायु और नदियों से संबंधित 45 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन, जो आज का ये। तो यहाँ पर पूछा गया है, उत्तराखंड में खीड़ी पवन किस मौसम में चलती है। तो बताना है कि उत्तराखंड में खीड़ी जो पवन है वो किस मौसम में चलती है। ऑप्शन है गर्मी, सर्दी, बरसात या पतझड़। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गर्मी। तो जो खीड़ी पवन बोलते हैं वो बोलते हैं गर्म हवा को। तो खीड़ी पवन किस मौसम में चलेगी? गर्मी में चलेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बर्फबारी मुख्यतः किस महीने में होती है? जून जुलाई, फरवरी मार्च, दिसंबर जनवरी, अगस्त सितंबर। उत्तराखंड में बर्फबारी मुख्यतः किस महीने में होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। लगा लिया होगा आप अपने, दिसंबर और जनवरी। और उत्तराखंड का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है उत्तराखंड में? वो होता है जनवरी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में बर्फबारी मुख्यतः किस महीने में होती है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है, दिसंबर और जनवरी, वो एकदम राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? शीतकालीन वर्षा चक्रवात से, पश्चिमी विक्षोभ से, स्थानीय हवाएं या फिर मॉनसून। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ से जो है शीतकालीन वर्षा उत्तराखंड में होती है। थोड़ा देख लेते हैं। उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली बाह्य उष्णकटिबंधीय आंधियां हैं जो पूर्व की ओर बढ़ती हैं। ये विक्षोभ नमी लाकर उत्तरी भारत के क्षेत्रों, जिनमें उत्तराखंड भी शामिल है, में वर्षा और हिमपात का कारण बनते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की है? ए उष्णकटिबंधीय, बी शुष्क, सी अत्यंत शीत जिसे कोल्ड अल्पाइन बोलते हैं, या समशीतोष्ण। केदारनाथ जो क्षेत्र है उसकी जलवायु किस प्रकार की है, बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत शीत यानी कोल्ड अल्पाइन जिसे हम बोलते हैं। तो अत्यंत शीत यानी कोल्ड अल्पाइन प्रकार की होती है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तराखंड की दून घाटी की जलवायु किस प्रकार की मानी जाती है? ऑप्शन है शुष्क, बी आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय, सी रेगिस्तानी या डी कठोर शीत। उत्तराखंड की दून घाटी की जलवायु किस प्रकार की मानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय। थोड़ा जान लें, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है और दून घाटी भी इसी श्रेणी में आती है। इस क्षेत्र में गर्मियों में 29 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है
और सर्दियों में तापमान 4 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। साथ ही वार्षिक वर्षा, देखो वार्षिक वर्षा यहाँ पे कितनी होती है, 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये स्थितियाँ आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के लिए उपयुक्त है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड में सर्वाधिक शुष्क ड्राई क्षेत्र कौन सा है? चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरकाशी। तो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक शुष्क ड्राई क्षेत्र कौन सा है, वो उत्तरकाशी है। क्योंकि उत्तराखंड में उत्तरकाशी को भौगोलिक रूप से सबसे शुष्क ड्राई क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ अन्य जिलों की तुलना में सबसे कम वर्षा होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन, किस जिले को वर्षा छाया क्षेत्र रेन शैडो एरिया कहा जाता है? हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, उत्तरकाशी या फिर नैनीताल? कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? वर्षा छाया क्षेत्र रेन शैडो एरिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी को वर्षा छाया क्षेत्र रेन शैडो एरिया कहा जाता है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले को वर्षा छाया क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यह हिमालय के पीछे स्थित है, जहां पहुंचने से पहले मानसूनी हवाएं अपनी अधिकांश नमी खो देती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र मॉनसून ट्रफ जोन से प्रभावित है? तराई का है, उच्च हिमालय का, भावर का या सभी क्षेत्र आते हैं? तो दोस्तों, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र मॉनसून ट्रफ जोन से प्रभावित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बनेगा, लगभग सभी क्षेत्र, तराई हो, उच्च हिमालय, भावर या सभी क्षेत्र। तो तराई, उच्च हिमालय, भावर ये सभी क्षेत्र आते हैं। थोड़ा जान लें, उत्तराखंड के सभी क्षेत्र जिनमें तराई, भाबर और उच्च हिमालयी क्षेत्र शामिल हैं, मानसून ट्रफ जोन से प्रभावित होते हैं, क्योंकि यह एक व्यापक मौसमी प्रणाली है जो पूरे उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित करती है। मानसून ट्रफ एक निम्न दबाव वाला क्षेत्र है जो उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी तक फैला होता है और मानसून के दौरान भारी बारिश लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं को खींचता है, जिसमें बादलों का निर्माण होता है और बारिश होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ऊंचाई पर साल भर बर्फ जमी रहती है? 1000 मीटर पर, 2000 मीटर पर, 3500 मीटर से ऊपर या फिर 8000 मीटर पर? तो साल भर बर्फ जो जमी रहती है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 3500 मीटर से ऊपर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर तापमान कम होता जाता है। एक निश्चित ऊंचाई पर तापमान इतना कम हो जाता है कि वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, जिसे हिम रेखा कहते हैं। मध्य अक्षांश में हिम रेखा की ऊंचाई लगभग 3500 मीटर होती है। ध्रुवों की ओर जाने पर यह ऊंचाई कम हो जाती है, जबकि भूमध्य रेखा पर यह अधिक होती है। भारत के हिमालयी क्षेत्रों में स्थायी बर्फ की रेखा आमतौर पर लगभग 3500 से 4000 मीटर के बीच पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड में गर्मी की वर्षा किस मौसम तंत्र से होती है? ए चक्रवात से, बी पश्चिमी विक्षोभ से, स्थानीय संवहन से या समुद्री हवाओं से? उत्तराखंड में गर्मी की वर्षा किस मौसम तंत्र से होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्च हिमालय में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ए आर्द्र, बी अल्पाइन, सी उष्ण कटिबंधीय, डी शुष्क? तो उच्च हिमालय में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो जो उच्च हिमालय के जो क्षेत्र हैं उसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी? तो उसमें पाई जाएगी अल्पाइन टाइप की। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एकदम सही आंसर है। उच्च हिमालय की ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है, जहां की जलवायु कठोर होती है और ऊंचे क्षेत्र हमेशा बर्फ और बर्फ से ढके रहते हैं। इस ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति और जलवायु को अल्पाइन प्रकार की जलवायु कहा जाता है। तो ये अल्पाइन प्रकार की जलवायु है।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में हवाएं सामान्यतः किस दिशा से चलती हैं? उत्तराखंड में हवाएं सामान्यतः किस दिशा से चलती हैं? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व की तरफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में सबसे अधिक ठंड किस स्थल पर पड़ती है? ए मसूरी, बी नैनीताल, सी मुनस्यारी या फिर डी औली? सबसे अधिक ठंड पड़ने वाला स्थल ऑप्शन नंबर सी मुनस्यारी है। तो ऑप्शन नंबर सी मुनस्यारी एकदम ठीक आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस क्षेत्र में अधिकतम आर्द्रता पाई जाती है? उच्च हिमालय में, मध्य हिमालय में, तराई क्षेत्र में या फिर भावर क्षेत्र में? तो इसका जो सही आंसर है, आर्द्रता, अधिकतम आर्द्रता वाला क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है। थोड़ा सा जान लेते हैं। तराई क्षेत्र में अधिकतम आर्द्रता पाई जाती है क्योंकि यह भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है, जहां भाबर क्षेत्र से आने वाली नदियां सतह पर फिर से प्रकट होती हैं, जिससे यह क्षेत्र नम और दलदली हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। उत्तराखंड में तीव्र ठंड के दौरान तापमान गिरकर नीचे क्यों चला जाता है? पवन की गति, ऊंचाई व हिमावरण, कम वर्षा या ज्वालामुखी गतिविधि? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऊंचाई व हिमावरण। एक कारण है जिसके कारण उत्तराखंड में तीव्र ठंड जब होती है तो तापमान नीचे चला जाता है। थोड़ा सा थोड़ा सा देख लें इसके बारे में। उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ की जलवायु को प्रभावित करने वाली प्रमुख कारकों में ऊंचाई, एल्टीट्यूड और हिमावरण, स्नो कवर शामिल है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान कम होता है और सर्दियों के दौरान बर्फबारी, हिमावरण के कारण सतह से ऊष्मा का परावर्तन होता है, जिससे तापमान और भी गिर जाता है और यह भौगोलिक विशेषता तीव्र ठंड का मुख्य कारण होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। पंच प्रयाग में कौन सा प्रयाग सबसे ऊपर स्थित है? ये बताना है। ए कर्ण प्रयाग है, बी देव प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है या फिर रुद्र प्रयाग है? पंच प्रयाग में कौन सा प्रयाग सबसे ऊपर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग जो है पंच प्रयागों में सबसे ऊपर वाला प्रयाग है। थोड़ा जान लेते हैं। पंच प्रयागों का क्रम अवरोही प्रवाह क्रम ऊंचाई के अनुसार इस प्रकार है, यानी घटता हुआ क्रम, यानी सबसे ऊपर जो है वो है हमारा विष्णु प्रयाग, सेकंड नंबर में नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और सबसे नीचे में जो आएगा देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग को पंच प्रयाग मार्ग का अंतिम और सबसे ऊंचा संगम माना जाता है। यह वह स्थान है जहां धौलीगंगा नदी अलकनंदा नदी से मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है? ए गौमुख, बी वसुधारा, सी सतोपंत ग्लेशियर, डी द्रोणागिरी? तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? गौमुख, वसुंधरा, सतोपंत ग्लेशियर या द्रोणागिरी? अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सतोपंत ग्लेशियर एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस नदी को सौर घाटी की जीवन रेखा कहा जाता है? ए काली, बी गौरी, सी पिंडर या डी सरयू? तो ऑप्शन नंबर डी सरयू। तो सौर घाटी की जीवन रेखा सरयू नदी को कहा जाता है। सरयू नदी को सौर घाटी की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ सोर वैली कहा जाता है। सरयू नदी काली यानी शारदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बहती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टॉन्स नदी किस नदी की सहायक है? गंगा की, यमुना की, अलकनंदा की या फिर काली की? तो टॉन्स नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा जान लें। टॉन्स नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी और सबसे लंबी सहायक नदी है।
यह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से निकलती है और हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। यह देहरादून के पास कालसी के नीचे यमुना में मिलती है। थोड़ी जानकारी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड की सबसे तेज बहने वाली नदियों में से कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे तेज बहने वाली नदियों में से कौन सी है? भागीरथी, यमुना, पिंडर या फिर काली? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पिंडर। पिंडर जो है उत्तराखंड की सबसे तेज बहने वाली नदियों में से एक है। जान लें, पिंडर बागेश्वर में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, जिसे कर्ण गंगा भी कहते हैं। यह उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक तेज प्रवाह वाली नदी है, जिसकी लंबाई 105 किलोमीटर और सहायक नदी आटागाड़ और कुफी नदी है। तो जो पिंडर नदी है उसकी जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? आटागाड़ और कुफी नदी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। सरयू और गोमती नदियों का संगम कहाँ होता है? बागेश्वर, गंगोलीहाट, मुनस्यारी या फिर चंपावत? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बागेश्वर। सरयू और गोमती नदियों का संगम बागेश्वर में होता है। अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड की कौन सी नदी हिमालय के टेक्टोनिक लिफ्ट का सबसे अधिक प्रभाव दिखाती है? तो इसमें उत्तराखंड की कौन सी नदी हिमालय के टेक्टोनिक लिफ्ट का सबसे अधिक प्रभाव दिखाती है? अलकनंदा, भागीरथी, पिंडर या काली? इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा। तो थोड़ा जान लें, अलकनंदा नदी हिमालय के टेक्टोनिक लिफ्ट का सबसे अधिक प्रभाव दिखाती है, क्योंकि यह क्षेत्र भूगर्भीय रूप से सक्रिय है और नदी की तीव्र ढाल व कटाव क्षमता इन प्रभावों को उजागर करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी नदी मिलम ग्लेशियर से उत्पन्न होती है? गौरी गंगा, सरयू, काली या फिर धौली गंगा? कौन सी नदी मिलम ग्लेशियर से उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौरी गंगा, जो मिलम ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। जान लेते हैं, गौरी गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित मिलम ग्लेशियर से निकलती है। यह काली नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। टोंस नदी की सहायक नदी है? ए पावर नदी, खूनीगाड़, मोनागाड़ या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है, टोंस नदी की सहायक नदी पावर नदी भी है, खूनीगाड़ भी है, मोनागाड़ भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है टोंस नदी की सहायक नदियां हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देवप्रयाग का पुराना नाम क्या था? ए मानसकंड, बी ब्रह्मपुरी, सी चक्रतीर्थ, डी गुप्तकाशी? देवप्रयाग का पुराना नाम ऑप्शन नंबर सी, चक्रतीर्थ, ये राइट आंसर है। तो चक्रतीर्थ जो है वो पुराना नाम था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। काली नदी के उस स्थान का नाम जहां यह दो धाराओं में विभाजित होती है? लीपुलेक, काला पानी, गर्भाधार या धारचूला? काली नदी के उस स्थान का नाम जहां ये दो धाराओं में विभाजित होती है? ए लिपुलेक, बी काला पानी, सी गर्भाधार या डी धारचूला? तो क्या इसका सही आंसर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गर्भाधार। तो जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भाधार बनेगा। थोड़ा सा जान लेते हैं कि काली नदी उत्तराखंड में अपनी उद्गम स्थल से निकलकर भारत और नेपाल की पश्चिमी सीमा बनाती है। गर्भाधार वह स्थान है जहां काली नदी दो धाराओं में विभाजित होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन। कोसी नदी के बाढ़ प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कौन सा बांध बनाया गया है? रामपुर बांध, सौंग बांध, जौरासी बांध या कोसी बैराज? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोसी बैराज, जो कोसी नदी के बाढ़ प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाया गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रयाग को नारद प्रयाग भी कहा जाता है? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग या फिर देवप्रयाग? तो जो नारद प्रयाग है वो ऑप्शन नंबर बी, रुद्रप्रयाग को कहा जाता है। नारद प्रयाग रुद्रप्रयाग को कहा जाता है। रुद्रप्रयाग को नारद प्रयाग भी कहा जाता है। यह अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित पंच प्रयागों में से एक है। बढ़ते हैं अगला।
काली नदी का स्रोत काला पानी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? त्रिशूल, नंदा देवी, ओम पर्वत या महानिर्वाण श्रेणी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओम पर्वत। काली नदी का स्रोत काला पानी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ओम पर्वत पर। थोड़ा देख लें। काली नदी का उद्गम स्थल काला पानी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और यह ओम पर्वत, जिसे आदि कैलाश भी कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच की सीमा को भी निर्धारित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, किस नदी के किनारे पिथौरागढ़ शहर स्थित है? बताइए। ए सरयू, बी गोरी, सी काली या डी रामगंगा? ऑप्शन नंबर सी, काली। पिथौरागढ़ शहर काली नदी के किनारे स्थित है। देख लें, पिथौरागढ़ शहर काली नदी के किनारे स्थित है। अन्य नदियों जैसे सरयू, गोरी और रामगंगा भी पिथौरागढ़ जिले में बहती हैं, लेकिन शहर विशेष रूप से काली नदी के तट पर बसा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोसी नदी के अपर भाग में पाए जाने वाले फ्लड प्लेन को क्या कहा जाता है? फ्लड प्लेन को जलोढ़ मैदान, फ्लड प्लेन मतलब जलोढ़ मैदान को क्या कहा जाता है? ए टेरस, बी दून घाटी, सी डेंचर प्लेन या डी खदेर खादेर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, खदेर या खादेर बोला जाता है। कोसी नदी के ऊपर भाग में पाए जाने वाले फ्लड प्लेन को क्या कहा जाता है? तो डी खदेर कहा जाता है। थोड़ा सा जान लें। कोसी नदी के ऊपरी यानी जलोढ़ मैदान, फ्लड प्लेन में बाढ़ के मैदानों को खदेर कहा जाता है। यह एक स्थानीय भौगोलिक शब्द है जो नदी द्वारा जमा की गई नई जलोढ़ मिट्टी से बने बाढ़ के मैदान को दर्शाता है। उत्तराखंड का कौन सा भू प्रदेश ग्रेट हिमालय का हिस्सा माना जाता है? शिवालिक पर्वतमाला, दून घाटियां, हिमाद्री या फिर डी तराई क्षेत्र? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिमाद्री। उत्तराखंड का कौन सा भू प्रदेश यानी हिमाद्री ग्रेट हिमालय का हिस्सा माना जाता है? थोड़ा जान लें। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। यह हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है जो उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना का एक हिस्सा है, जिसमें ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक पर्वतमाला, तराई और दून क्षेत्र भी शामिल है। अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी नंदा देवी किस भू आकृतिक क्षेत्र में स्थित है? कुमाऊं हिमालय, गढ़वाल हिमालय, शिवालिक या फिर हेमकुंड क्षेत्र? ऑप्शन नंबर बी, गढ़वाल हिमालय। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी नंदा देवी किस भू आकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो गढ़वाल हिमालय में स्थित है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी गढ़वाल हिमालय के चमोली जिले में स्थित है। थोड़ी जानकारी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 34। देहरादून घाटी किस दो पर्वतमाला के बीच स्थित है? हिमाद्री हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक मध्य हिमालय या डी मध्य हिमालय हिमाद्री? देहरादून घाटी दो पर्वतमाला के बीच स्थित है, वो है शिवालिक मध्य हिमालय। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमालय की तीन मुख्य श्रेणियों में से उत्तराखंड में सर्वाधिक चौड़ी कौन सी है? हिमाद्री, हिमाचल, मध्य हिमालय, शिवालिक या दून घाटी? तो हिमालय की तीन मुख्य श्रेणियों में से उत्तराखंड में सर्वाधिक चौड़ी जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल मध्य हिमालय। जान लें। हिमालय की चौड़ाई पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में अधिक है। उत्तराखंड पश्चिमी हिमालय का हिस्सा है। इस क्षेत्र में मध्य हिमालय, जिसे हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है, सबसे चौड़ी श्रेणी है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। धनौल्टी रिज किस प्रकार की भू आकृति का उदाहरण है? मोरैन, जलोढ़ मैदान, जल विभाजक या फिर हिमनदीय झील? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल विभाजक, वाटरशेड रिज बोलते हैं। क्वेश्चन 37। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र
सिस्मिक जोन 5 में आता है? ए तराई, बी शिवालिक, सी मध्य हिमालय, डी ग्रेट हिमालय। तो उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र सिस्मिक जोन 5 में आता है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रेट हिमालय। तो इसका सही आंसर है। थोड़ी जानकारी यह है कि उत्तराखंड का लगभग पूरा हिमालयी क्षेत्र, विशेषकर गढ़वाल हिमालय, भारत के उच्चतम भूकंपीय खतरे वाले क्षेत्र में आता है, जिसे पहले जोन 5 और अब नए मानचित्रों में जोन 6 में रखा गया है। जोन 5 में भूकंपीयता का उच्चतम स्तर अपेक्षित होता है। तो जो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 में आता है? तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो है ग्रेट हिमालय। थोड़ी सी जानकारी नीचे बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। भाबर क्षेत्र की मुख्य विशेषता है? पथरीली सतह जहां नदियां गायब हो जाती हैं, उपजाऊ सिल्ट, दून घाटियों का निर्माण या प्रवाह युक्त जल। तो भाबर क्षेत्र की जो मुख्य विशेषता है वो क्या होती है? पथरीली सतह जहां नदियां गायब हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 39 थोड़ा कट गया, निम्न में से है। तो निम्न में से कौन सी नदी ट्रेल हेडवाटर 3 हेडवाटर सिस्टम का हिस्सा नहीं है? 3 हेडवाटर सिस्टम का हिस्सा नहीं है बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए काली, बी भागीरथी, सी अलकनंदा और डी रामगंगा। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रामगंगा है। और बाकी नदियां जैसे भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग से मिलकर गंगा नदी बनाती हैं, जिन्हें अक्सर गंगा की मुख्य उद्गम हेड वाटर के रूप में जाना जाता है। काली नदी भी एक प्रमुख हिमालयी नदी है। रामगंगा नदी इस 3 हेड वाटर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी रामगंगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिलम हिमनद मुख्यतः किस भू प्रदेश में स्थित है? पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली या फिर रुद्रप्रयाग। मिलम हिमनद ऑप्शन नंबर ए पिथौरागढ़ में स्थित है, भू प्रदेश में स्थित है। मिलम हिमनद ग्लेशियर भारत के उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ जिले की मुंशियारी तहसील में स्थित है। यह हिमालय का एक प्रमुख हिमनद है। क्वेश्चन नंबर 41। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में डेल्टा संरचना देखी जाती है? भाबर में, तराई में, दून में या फिर शिवालिक में? शिवालिक। तो इसका जो सही आंसर है, जो डेल्टा संरचना देखी जाएगी वो देखी जाएगी तराई क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी तराई क्षेत्र इसके लिए सही है। थोड़ा सा जान लें इसके बारे में कि उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में डेल्टा संरचना जैसी भू आकृतियां देखी जाती है। तो कहाँ देखी जाती है डेल्टा संरचना? उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में। भाबर क्षेत्र से निकली वाली नदियां इस क्षेत्र में पुनः सतह पर आ जाती हैं और महीन तलछट जमा करती हैं, जिससे दलदली और समतल मैदान बनते हैं, जो डेल्टा के निर्माण के समान निक्षेपण प्रक्रिया को दर्शाते हैं। रूपकुंड झील किस प्रकार की झील मानी जाती है? ऑप्शन ए कास्ट झील, बी ज्वालामुखी, सी हिमनदीय, डी कृत्रिम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिमनदी। थोड़ा देख लें। रूपकुंड झील एक हिमनदीय ग्लेशियल झील है। यह हिमालय में 5020 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक उच्च ऊंचाई वाली झील है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 43। कौसानी का प्रसिद्ध दृश्य मूलतः किस भू आकृतिक संरचना के कारण है? ए ग्लेशियल वैली, बी एंटीक्लाइक, सी दून संरचना या ऑप्शन नंबर डी फ्लड प्लेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंटीक्लाइक। थोड़ा देख लें। कौसानी का प्रसिद्ध दृश्य मूलतः एक एंटीक्लाइक भू आकृतिक संरचना के कारण है। यह एक भूवैज्ञानिक विशेषता है जहां चट्टान की परतें एक मेहराब या रिज के आकार में ऊपर की ओर मुड़ी होती हैं, जिससे एक विशिष्ट और मनोरम दृश्य बनता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तराखंड में कौन सी नदी एंटीसीडेंट नदी मानी जाती है? ऑप्शन ए पिंडर, ऑप्शन नंबर बी अलकनंदा, ऑप्शन सी भागीरथी या डी काली या शारदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भागीरथी नदी। भागीरथी नदी उत्तराखंड की एंटीसीडेंट नदी मानी जाती है। क्या है? भागीरथी नदी को एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती नदी माना जाता है क्योंकि यह हिमालय के उत्थान से पहले से बहती आ रही है और उसने अपने मूल मार्ग को बनाए रखने के लिए पर्वतों को काटते हुए गहरी घाटियां गार्ज बनाई है। यह गंगा नदी की दो मुख्य धाराओं में से एक है। बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन। कौन सा स्थल मानव निर्मित भू आकृति का उत्कृष्ट उदाहरण है? ए हेमकुंड, बी नंदा देवी शिखर, सी टिहरी झील या फिर डी अलकनंदा घाटी। मानव निर्मित भू आकृति का उत्कृष्ट उदाहरण है, मानव के द्वारा जो निर्मित हुई भू आकृति है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टिहरी झील। टिहरी झील जो है मानव निर्मित भू आकृति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बाकी टिहरी झील एक मानव निर्मित भू आकृति है क्योंकि यह टिहरी बांध के निर्माण के कारण जलाशय के रूप में बनाई गई थी। अन्य विकल्प प्राकृतिक भू आकृतियाँ हैं। हेमकुंड एक प्राकृतिक झील है, नंदा देवी शिखर एक प्राकृतिक पर्वत शिखर है और अलकनंदा घाटी एक प्राकृतिक नदी घाटी है और टिहरी झील जो है मानव निर्मित भू आकृति है। तो इस वीडियो में उत्तराखंड की जलवायु और नदियों से संबंधित 45 टोटल क्वेश्चंस पूरे होते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही उत्तराखंड के और इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चन को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।